कांग्रेस का कहना है कि आपके दामन में दाग हैं। मोदी जी ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि सीबीआई से किसको नोटिस जारी कराऊं, किसके घर रेड कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं, किसके यहाँ ईडी भेजूं। देश के प्रधानमंत्री अब यही सोचने के लिए रह गए हैं। अब की बार तो देश की जनता लुकआउट नोटिस देगी और 2024 में देगी और पूछेगी कि बड़े बड़े वादे करके कहाँ चले गए। अब देश की जनता लुकआउट करेगी 2024 में। रेवड़ी कल्चर ये ठीक नहीं है देश के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भ्रष्टाचार करेगा केवल जेल नहीं जाएगा, बल्कि उसको भ्रष्टाचार का पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। असली परेशानी तो इन लोगों की यहाँ है कि अब जो भी पाप लूटे हैं दिल्ली को वो जमा करना पड़ेगा। खाली गिरफ्तारी से नहीं बचेंगे लोग। गिरफ्तारी होनी होती तो धाड़ से हो जाती। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन मुझे लगता है वो सारे लूट के पैसे भी इनको देने ही पड़ेंगे। इसका एक अच्छा कदम है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सीबीआई ने 12 घंटे की जांच में कागज दस्तावेज जब्त किए, जिसको आधार बनाते हुए लुकआउट नोटिस जारी करना ये साबित करता है कि मनीष सिसोदिया इसमें फंस रहे हैं। वही नहीं, 12 आईएएस अधिकारी फंसे जिन्हें अभी जो ट्रांसफर किया गया और सस्पेंड भी किया गया है। आज साफ सी बात है कि 144 करोड़ का शराब नीति में चूना जो है वो सरकारी खजाने को तो लगा है। ये बात मुख्य सचिव की रिपोर्ट में एलजी साहब को जो सौंपी गई, उस आधार पे सीबीआई ने जांच की है। ये वो कट्टर ईमानदार पार्टी है जो बेईमानी का चेहरा अब सामने आ रहा है। बात शिक्षा नीति की तो हो ही नहीं रही है, बात शराब नीति की हो रही है। आप कह रहे बच्चों का भविष्य बना रहे थे, दिल्ली पूछ रही है पूरी, एक के साथ एक शराब की बोतल देकर भविष्य बना रहे थे, शराब पीने की उम्र कम करके भविष्य बना रहे थे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि जैश के आतंकी नदीम उर्फ सैफुल्लाह का कबूलनामा सामने आया है। हरकत उल मुजाहिदीन से जैश में ये शामिल हुए थे। नदीम और सैफुल्लाह ने ये कबूल किया है। व्हाट्सएप के जरिए आका से संपर्क में रहते थे। अल रहमत ट्रस्ट के जरिए ये जैश के संपर्क में आए थे। ये कबूल किया है सैफुल्लाह ने। मदरसों के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये भी इन्होंने कबूल किया है जब एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की थी और गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ हो रही है तो नदीम सैफुल्लाह ये कबूल कर रहे हैं कि ये मदरसों के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ये पाकिस्तान के लोगों के साथ संपर्क में थे और ये भी डिटेल में इन्होंने कबूल किया है कि एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का नाम है अल रहमत ट्रस्ट, उसके जरिए ये जैश के संपर्क में आए थे। और यूपी एटीएस ने किस तरह के सवाल पूछे हैं और किस तरह के जवाब आए हैं ये हम आपको बताते हैं। सवाल यह था कि किस आतंकी संगठन के संपर्क में है। जवाब मिला कि हरकत उल मुजाहिदीन, ये जवाब मिला है। इसके बाद एक और सवाल आया कि एक दूसरे से संपर्क कैसे करते हो। इस बात का जवाब यह मिला कि व्हाट्सएप के जरिए जैश के झंडे का संदेश भेजते हैं और उधर से संपर्क हो जाता है। इसके अलावा एक और सवाल यह पूछा गया कि जैश-ए मोहम्मद के संपर्क में कैसे आ गए, कैसे आए। तो जो गिरफ्तार आतंकी नदीम है उसने बताया कि खुद्दाम उल इस्लाम से अल रहमत ट्रस्ट के जरिए जैश के संपर्क में आया था। यूपी एटीएस ने फिर सवाल पूछा कि जैश-ए मोहम्मद के लिए कैसे काम करते थे। नदीम ने यह जवाब दिया कि मदरसों के लड़कों को लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। एक बड़ी साजिश है ये। सैफुल्लाह जो गिरफ्तार आतंकी है उसने बताया कि जिहाद सेना तैयार कर रहे थे। पाकिस्तान जाने से पहले आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। यूपी एटीएस ने फिर सवाल पूछा कि घर में कौन कौन है, तो नदीम ने जवाब दिया, खामोशी ओढ़ ली, एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर रुक गया। और यूपी एटीएस ने फिर से सवाल पूछा कि एजेंसियों के रडार पर न आने के लिए क्या करते थे। जवाब दिया सैफुल्लाह ने कि वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद नदीम ने यह जवाब दिया कि हम आतंकी कोड का प्रयोग करते थे। और यूपी एटीएस ने यह भी पूछा कि ये कोड किस तरह के होते थे, कैसे होते थे। नदीम ने जवाब दिया कि टाइम बम को पटाखा कहते थे, देसी बम को रस्सी बोलते थे और इस तरह के कुछ खुफिया कोड थे जिनका हम इस्तेमाल करते थे। यूपी एटीएस ने फिर सवाल किया कि सैफुल्लाह कुछ कोड के बारे में बताओ, जिसके बाद सैफुल्लाह ने कहा कि हथियार रखने की जगह को लाइब्रेरी कहा जाता था, कूड़ेदान या रैक बोलते थे।
तो हथियार जहां रखते थे, लाइब्रेरी, कूड़ेदान, रैक, ऐसे कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस ने पूछा कि आतंकियों को अलग नाम दिया जाता है क्या? नदीम ने बताया हां, कोई एक दूसरे असली नाम से एक दूसरे को नहीं जानता है कि उसका असली नाम क्या है। सैफुल्लाह ने बताया कि नदीम का असली नाम पता ही नहीं था, तालीम कोड के जरिए वो नदीम को जानता था। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।